बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन किया था और मैंने कहा था कि लास्ट रूल रह गया है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्केन के केस में, और वो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करना। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को की नेमिंग करने से पहले हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को समझना जरूरी है कि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता क्या है। तो अगर आपने पिछली वीडियोस में देखा हो, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी और इसको देख रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी कि नंबरिंग और कैसे नेमिंग की जाती है, उसका क्राइटेरिया वहीं समझ आएगा आपको। तो पहले आप वो वीडियो देखिएगा, तभी आप इसकी तरफ आइएगा। कॉम्प्लेक्स, अगर सपोज ये आपके पास मेन चेन है और मेन चेन में कोई भी कार्बन है, 8 है, 10 कार्बन है, हमसे हमारा कंसर्न नहीं है। इस वक्त मुझे समझाना है कि नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में क्या फर्क है। अगर आपके पास सपोज एक ही लाइन अटैच है यानी एक्सटेंशन में, तो इसे हम कहते हैं कि मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, जिसको हम कहते हैं नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है। तो ये आपके पास क्या हुआ, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अगर आपके पास पॉइंट एक और पॉइंट की तरफ एक्सटेंशन कर जाता है ये, तो इसको हम कहते हैं कि हमारे पास इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। और अगर एक और पॉइंट की तरफ भी एक्सटेंशन कर जाता है तो इसको हम कहते हैं हमारे पास प्रोपाइल सब्स्टिट्यूएंट, लेकिन ये नॉर्मल प्रोपाइल होगा। तो मिथाइल के तो आपको याद होगा CH4 मीथेन होता है, इससे आप एक हाइड्रोजन माइनस कर दें तो आपके पास CH3 बना लें, ये आपके पास क्या होगा, मिथाइल। इसी तरह इथेन क्या होता है, C2H6 होता है, C2H5 कर दें आप तो आपके पास क्या हो जाएगा, इथाइल। इसी तरह C2H7 प्रोपाइल, C2H9 ब्यूटाइल और पेंटाइल हेक्साइल, इस तरह चलते जाते हैं। वो आपके नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं या सिंपल सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। लेकिन अगर आपके पास है सपोज सब्स्टिट्यूएंट, हमारे पास क्या है, अगर सपोज ऐसा सब्स्टिट्यूएंट अटैच है कि आपकी एक एक्सटेंशन तो हो गई, दूसरी एक्सटेंशन भी, और तीसरी एक्सटेंशन कुछ ऐसे हुई कि फर्स्ट कार्बन पे आपको फर्दर ब्रांच मिल रहा है, मतलब आपको स्ट्रेट फॉर्म में ब्रांचेस नहीं मिल रही, बल्कि ब्रांच खुद फर्दर ब्रांच हो गया है। और सेकंड लास्ट वाले कार्बन को अगर आप यहाँ से गिने तो ये फर्स्ट और ये सेकंड कार्बन, सेकंड लास्ट वाले कार्बन पे अगर आपको सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा हो तो ऐसे के लिए हम लफ्ज यूज करते हैं आइसो का। और कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसको हम कहते हैं आइसो प्रोपाइल। तो ये आपको पता हो, ये आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है कि ब्रांच में भी फर्दर ब्रांचेस हो जाए तो उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो नॉर्मल यानी कॉमन नेमिंग में हम इसे आइसोप्रोपाइल कहते हैं, लेकिन हमने करनी है आयोपेक नेमिंग। तो आयोपेक नेमिंग में इसके लिए कैसे टर्म यूज किया जाएगा, सपोज मेन चेन के साथ ये 5th पोजीशन पे अटैच है, मेन चेन पे किस पोजीशन पे अटैच है, 5th पोजीशन पे अटैच है, तो फिर इसके लिए हम लफ्ज यूज कर रहे होते हैं। इसके लिए हम टर्म यूज करने के लिए हम फिर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की फर्दर नंबरिंग करते हैं। सपोज आपके 8 कार्बन है, यहाँ से मैं कह देता हूँ कि मेन चेन में आपके 8 कार्बन है, ये हो गया, और 5th कार्बन पे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, और मैं कहूँ कि अब हमने नंबरिंग करनी है ब्रांच की भी, तो 1 और 2। सपोज मैंने इस तरफ नंबरिंग की तो आपके पास 2 कार्बन का ब्रांच बना, जो अब चेन कंसिडर किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, और एक ही आपके पास ब्रांच का फर्दर ब्रांच है, वो ये वाला कार्बन है। तो 1 पोजीशन पे आपके पास एक ही कार्बन अटैच है, इसका मतलब आपके पास मिथाइल अटैच है। तो इसकी नेमिंग कैसे की जाएगी कि पहले आप उस कार्बन का नंबर लिखेंगे जो मेन चेन पे अटैच है, वो 5th पोजीशन पे है, हाइफन डालेंगे, पैरेंथेसिस यूज करेंगे। तो आपके बुक में कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नेमिंग देने के लिए लफ्ज यूज किया होगा पैरेंथेसिस का, लेकिन इसकी एग्जांपल नहीं बताएगी। 5 डैश मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको उस लाइन की भी समझ आ जाए कि कहाँ और कब पैरेंथेसिस का यूज होता है। तो 5 डैश 1 पोजीशन पे आपके पास मिथाइल है, तो 1 डैश मिथाइल। फिर उसके बाद आपके पास जो फर्दर सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल हो गया, तो अब आपके पास रह गया 2 कार्बन, तो उसको हम कहेंगे इथाइल, उसकी नंबरिंग करने की फर्दर जरूरत नहीं पड़ेगी, इथाइल। और अब आपके पास 8 कार्बन है, तो ब्रैकेट बंद कर दीजिए और आप बाहर लिख देंगे ब्रैकेट से ऑक्टेन। तो ये आपके पास उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की भी नेमिंग हो गई और पूरे चेन की भी नेमिंग हो गई, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की भी नेमिंग हो गई। तो ये तो आपके पास मैंने एक कॉमन नेम बताया सब्स्टिट्यूएंट का, और सब्स्टिट्यूएंट को आयोपेक नेम के थ्रू भी यूज करवाया। लेकिन कितने डिफरेंट टाइप के हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं जो नॉर्मली आपके बुक में हो सकते हैं या आपके टेस्ट में पूछे जा सकते हैं, तो वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट थोड़ा बहुत मैं समझाता हूँ आपको। ये रटा कर लीजिएगा क्योंकि इतना ज़्यादा है नहीं, अगर किसी को इसकी सेंस नहीं समझ आती तो एटलीस्ट इसके ये जो स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसको रटा कर लें आप, तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। देखिए मैंने पहले बनाया था कुछ इस तरह का, इन 3 कार्बन जब होते थे
1 2 3, तो उसको मैं कहता था प्रोपाइल। जब मैंने यहाँ से चेन हटाई, इन चेन को कम किया और सेकंड पोजीशन पे मैं आ गया, सेकंड लास्ट पोजीशन पर मैंने कार्बन अटैच किया, तो उसको मैंने कहा आइसोप्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन थे। लेकिन अगर सपोज मैं इसको फर्दर एक्सटेंड कर देता हूँ और चेन बढ़ा देता हूँ 3 से भी, ये भी कार्बन और सपोज ये भी कार्बन, तो 1 2 3 4 4 कार्बन हुए, इसको कहते हैं ब्यूटाइल, और ये नॉर्मल ब्यूटाइल कहलाएगा, एन ब्यूटाइल। लेकिन अगर आपका ये वाला कार्बन जो बिल्कुल फर्दर पार्ट में चला गया है, उसको हटा के मैं यहाँ अटैच करवा दूँ, यानी फर्स्ट वाले कार्बन के साथ जो मेन चेन के साथ अटैच है, तो इसके लिए अब लफ्ज यूज किया जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल का, क्योंकि ये वाला कार्बन फर्दर 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो हम इसे कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। लेकिन अगर आपका ये वाला कार्बन यहाँ से हटा के मैं यहाँ लगा रहा हूँ सेकेंड लास्ट पोजीशन पे, सेकेंड लास्ट कार्बन पे, तो अब इसे सेकेंडरी ब्यूटाइल तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन हम इसे कहेंगे फर्दर आइसोब्यूटाइल। क्या कहेंगे? आइसोब्यूटाइल। तो आइसो का लफ्ज वहां यूज किया जाता है जब सेकेंड लास्ट कार्बन पे भी आपके पास फर्दर चेन अवेलेबल या ब्रांच अवेलेबल हो। तो अभी जैसे मैंने आइसोप्रोपाइल बनाया था कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे ही मैंने अटैच करवाया था, तो इसको हम कहते हैं आइसो का लफ्ज। और कार्बन गिन लेते हैं कि कितने कार्बन है, तो 1 2 3 4, वहां 3 कार्बन थे तो आइसोप्रोपाइल, यहाँ 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटाइल। इसी तरह अगर आप सपोज ये भी हटा दें और ये भी चेन से हटा दें, ये भी आप दोनों कार्बन जो ब्रांचेस से हटाए, और अब आप यूज कर रहे हैं सपोज कार्बन यहाँ भी और कार्बन यहाँ भी, तो आपके पास कितने कार्बन हो जाते हैं? 1 2 3 4, आपके पास 4 कार्बन हो जाते हैं। तो अब आप लफ्ज यूज करेंगे, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है 3 फर्दर ब्रांचेस के साथ अटैच है, तो इसके लिए लफ्ज यूज किया जाता है टर्शरी। तो टर्ट कहते हैं, टर्ट ब्यूटाइल या टर्शरी ब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल मैंने आपको बताया, सेकेंडरी ब्यूटाइल मैंने बताया आपको, नॉर्मल ब्यूटाइल मैंने आपको बताया। अब एक और टर्म है जो पेंटाइल के साथ यूज हो सकती है, जैसे प्रोपाइल के साथ आप टर्शरी भी यूज नहीं कर सकते और टर्शरी ही नहीं यूज कर सकते, और सारे टर्म आइसो और सेकेंडरी का लफ्ज से यूज किया जा सकता है। तो आप टर्शरी का लफ्ज आप प्रोपाइल के साथ नहीं यूज कर सकते, इसी तरह नियो का लफ्ज भी हम ब्यूटाइल के साथ नहीं यूज कर सकते, तो और ना ही प्रोपाइल के साथ। तो वो कैसा टर्म होगा उसको समझने के लिए कि अगर आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन पे आपका सेकेंड लास्ट कार्बन था, वो कुछ यूं था, थोड़ी बहुत ड्राइंग में प्रॉब्लम होती है, ये कार्बन 1 2 और ये 3 ये 4, और अगर आपके पास यहाँ कार्बन अटैच हो जाए, और मतलब आपके पास सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 फर्दर ब्रांचेस हों, तो अब आप कार्बन गिने, ब्रांच में आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। इसका मतलब पेंटाइल का लफ्ज तो यूज होगा, और सेकेंड लास्ट कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, तो आप लफ्ज यूज करेंगे नियो का। नियो न्यू से निकला है, तो आपने याद रखना है कि न्यू पैटर्न पे ये बना है, मतलब उन सारों से डिफरेंट था, आइसो से भी, सेकेंडरी से भी, टर्शरी से भी। तो ये जो पैटर्न है टर्शरी आपको यहाँ पर दिखेगा, मतलब वो सेकेंड लास्ट वाले कार्बन पे आपको सेंस नहीं दे रहा होता। आप यहाँ देखें कि ये ब्रांच अटैच है और सेकेंड लास्ट वाला कार्बन ये है, वो तो डायरेक्टली अटैच था यानी मेन चेन के साथ, तो फर्स्ट कार्बन ही कंसीडर किया जा रहा था और फर्दर उसके कार्बन नहीं थे। तो जब आपके पास सेकेंड लास्ट वाले कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हो, तो उसके लिए लफ्ज यूज किया जाएगा नियो का और नियो पेंटाइल का। तो आपके नियो पेंटाइल मैंने बताया, मैंने आपको टर्शरी ब्यूटाइल का बताया, मैंने आपको आइसो ब्यूटाइल का बताया, और सेकेंडरी ब्यूटाइल का बताया, और आइसो प्रोपाइल का। तो यही आपके क्या है कॉमन नेमिंग के कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के कॉमन नेम है। तो आपको एटलीस्ट ये कॉमन नेमिंग यहाँ तक, यानी नियो पेंटाइल तक, आइसोब्यूटाइल तक, आइसोपेंटाइल तक आने चाहिए। नियो ब्यूटाइल नहीं होता, अगर मैंने भी कहीं टर्म नियो ब्यूटाइल का लफ्ज यूज किया, नियो पेंटाइल हो सकता है। इसी तरह नियो हेक्साइल, नियो हेप्टाइल हो सकते हैं, क्योंकि वो फर्दर उनके कार्बन एक्सटेंड हो सकते हैं और उनका सेकंड लास्ट कार्बन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट भी आ सकते हैं। तो ये आपको पता हो। कॉमन नेमिंग में हम कर रहे हैं असल में आयोपेक नेमिंग, कि आयोपेक नेमिंग में कैसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पर नंबरिंग करेंगे। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं, इनको हम क्या करते हैं, इनकी नेमिंग करते हैं। तो आपने सबसे पहले नेमिंग में क्या होता है, यानी नोमेनक्लेचर में सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कि आपने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है। तो आपके पास लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तो आपके पास 9 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। लेकिन 8 कार्बन के पास सब्स्टिट्यूएंट कितने हैं? सपोज मैं आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए एक पॉइंट बता देता हूँ
कि अगर आप ये कंसिडर करें तो आपके पास देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास 8 कार्बन है लेकिन ब्रांचेस कितनी हैं, 2 हैं। और अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंसिडर करें तो आपके पास 9 कार्बन है लेकिन ब्रांचेस पे कितनी होंगी, ब्रांच आपके पास कितना होगा, एक ही होगा जो ऊपर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में ब्रांच है। अच्छा ये नहीं है कि आप ज्यादा ब्रांचेस वाला कंपाउंड कंसीडर करें, यानी लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करें जो हमने सेकंड रूल पढ़ा था। ऐसा ही है कि आप वो चेन कंसीडर करें जिसमें ज्यादा ब्रांचेस बनती हैं। तो आप लोगों को बताने के लिए कि जो मैंने ये कंसीडर किया ये गलत था, इसीलिए मैंने इसको मिटा दिया कि आपने लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करनी है अल्कीन के केस में पहले, और उसके बाद अगर टाई हो जाता है, जैसे टाई के केस में कैसे, अगर ये फर्दर एक्सटेंड हो जाता और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन होते और 9 कार्बन यहाँ होते तो फिर आप ब्रांचेस की तरफ जाते कि जहां ज्यादा ब्रांचेस हैं उसको आप लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करते। अभी तो टाई ही नहीं किया था, ये 8 कार्बन बनते हैं, तो फिर मैं क्यों जाऊं लॉन्गेस्ट चेन की तरफ, फिर मैं क्यों जाऊं ब्रांचेस की तरफ। तो पहले मुझे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो आप बगैर ब्रांचेस के देखिए उस लॉन्गेस्ट चेन को अल्केन के केस में क्या कीजिए, प्रेफरेंस दीजिए और वही आपका लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगा। ना कि आप ढूंढ रहे हो कि यार ब्रांचेस तो कहीं और ज्यादा बन रही हैं और वो 8 कार्बन का बन रहा है, ये 9 कार्बन का बन रहा है, तो 8 वाले को प्रेफरेंस दे दें क्योंकि 8 वाले ब्रांचेस ज्यादा है। तो ये रूल नहीं है। ये ब्रांचेस मोर ब्रांचेस वाला रूल वहां अप्लाई होता है जहां आपके पास क्या हो, टाई कर जाए। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल बताया कि अगर आप इसको एक्सटेंड कर दें तो आपके पास 9 कार्बन हो जाएंगे, यहाँ भी 9 कार्बन, वहां भी 9 कार्बन हो जाएंगे इस सेंस में। तो फिर आपको मोर ब्रांचेस की तरफ, मोर सब्स्टिट्यूएंट की तरफ जाना है। तो नंबरिंग करते हैं इसकी। फिफ्थ पोजीशन पे आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है, 1 2 3 4 1 2 3 4। आपके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, कितने कार्बन है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में, 4 कार्बन है, 1 2 3 4। लेकिन कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हमने आयोपेक नोमेनक्लेचर में फिर फर्दर भी नंबरिंग करनी है ताकि कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में भी हम एक चेन टाइप बना लें, और अगर उस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट भी कोई फर्दर ब्रांचेस अटैच हैं ताकि उसकी भी हम नेमिंग आसानी से कर सकें। तो वो आयोपेक नोमेनक्लेचर कहता है कि आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आया तो आप उसका भी लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर कीजिए। तो 1 2 3 इसका लॉन्गेस्ट चेन ये है, और उसकी भी आपने नंबरिंग 1 से ही स्टार्ट करनी है जहां आपके साथ अटैचमेंट हुई हो लॉन्गेस्ट चेन के साथ। तो यहाँ से अटैच हुआ है तो हम कहते हैं 1 2 3। तो आपका जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है वो 3 कार्बन का, 3 कार्बन की चेन का है, और फर्स्ट पोजीशन पे उस पे क्या अटैच है, एक फर्दर सब्स्टिट्यूएंट अटैच है जो हमारे पास क्या है, एक ही कार्बन का, और वो होगा मिथाइल। यानी एक ही पॉइंट होता है, लाइन एक्सटेंड हुई होती है तो उसको हम कहते हैं मिथाइल। ये आपको पता होना चाहिए। कार्बन कितने टोटल, 9। कौन से कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, 5th पे अटैच है। जब मैं नंबरिंग नेमिंग करूंगा तो 5 पहले लिखूंगा जिस कार्बन पे वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, फिर उसके बाद हाइफन यूज करूंगा, उसके बाद पैरेंथेसिस का यूज करूंगा जैसे मैंने अभी यहाँ किया था। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को नंबरिंग करने के लिए आपने उसको पैरेंथेसिस में बंद कर देना है, यानी ब्रैकेट्स में बंद कर देना है। 5 हाइफन यूज करना है, फिर ब्रैकेट यूज करना है, यानी ब्रैकेट और नंबर के बीच में भी आपको हाइफन का यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप नंबरिंग कीजिए ब्रांचेस की, यानी वो ब्रांचेस जो सब्स्टिट्यूएंट की ब्रांचेस हैं। सब्स्टिट्यूएंट खुद भी ब्रांच है लेकिन आपने पहले उस सब्स्टिट्यूएंट की ब्रांचेस की नेमिंग और नंबरिंग करनी है। तो आपके पास फर्स्ट पोजीशन पे ब्रांच अटैच है सब्स्टिट्यूएंट को, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को, तो आप कहेंगे 1 डैश, और ब्रांच का नाम क्या है यहाँ, मिथाइल। तो आपने मिथाइल किया। फिर उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को जो आपने मेन चेन कंसीडर की थी उसकी नेमिंग कर दीजिए। तो आपके पास 1 2 और 3 कार्बन का कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की चेन है। तो 1 डैश मिथाइल, इथाइल, इथाइल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, कितने कार्बन है, 3 कार्बन, तो आप कहेंगे प्रोपाइल। थोड़ा बहुत स्लो इसलिए हो ताकि आपको आसानी से समझ आ सके कि 5 डैश मैंने इसलिए लिखा क्योंकि ब्रैकेट और नंबर के बीच में भी हाइफन आएगा। फिर उसके बाद 1 मैंने इसलिए लिखा कि 1 पोजीशन पे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट अटैच है और वो एक ही कार्बन का बना हुआ है। तो 1 डैश नंबर और अल्फाबेट्स के बीच में हाइफन यानी डैश मिथाइल। फिर उसके बाद कितने कार्बन है, तो आपके पास है प्रोपाइल, और ब्रैकेट बंद कर दीजिए क्योंकि आपका सब्स्टिट्यूएंट खत्म हो चुका है। और कितने लॉन्गेस्ट चेन है आपके पास, नॉन, और चूंकि 9 कार्बन है तो नॉन, और सारे सिंगल बॉन्डेड है तो आप कहेंगे एन।
तो ये आपका इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम था। तो इसको इवन आप कह सकते थे कॉमन नेमिंग में अगर यूज करते तो चूंकि ये कार्बन जो है ये सेकेंडरी कार्बन बन रहा है तो इसको हम कहते हैं 4 कार्बन है तो सेकेंडरी ब्यूटाइल, तो आप कहते हैं 5 डैश सेकेंडरी ब्यूटाइल और फिर उसके बाद आप पूरा नाम लिख देते नोनेन। तो ये नाम भी ठीक होता है लेकिन वो कॉमन नेमिंग है, हमारा कंसर्न आयोपेक नेमिंग के साथ है। 5 डैश 1 डैश मिथाइल क्योंकि ये मिथाइल ग्रुप है और फिर उसके बाद पूरे चेन का पूरे सब्स्टिट्यूएंट का जो चेन था वो था 3 कार्बन का प्रोपाइल और उसके बाद ब्रैकेट बंद कर दीजिए पैरेंथेसिस और पूरे लॉन्गेस्ट चेन को देखिए तो 9 कार्बन है नॉन और उसके बाद सारे सिंगल बॉन्डेड हैं तो एन है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेकिन अगर एक बार दो बार आप ट्राई करेंगे तो ये भी आसान हो जाएगा, कोई इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसकी कम ही एग्जांपल मैं करा रहा हूँ क्योंकि बुक में एक ही एग्जांपल है और वर्ड यूज किया गया है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, तो ऐसा ना हो कि पेपर में आ जाए और आपको प्रॉब्लम हो। इसको कैसे नंबरिंग करेंगे तो अगर आप देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 इसके बाद नंबरिंग यहाँ से ही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। आपके पास 9 कार्बन है और अगर आप देखें यहाँ पे पास टर्शियरी ब्यूटाइल है, कॉमन नेमिंग में आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल है क्योंकि इसके इस तरफ भी एक ब्रांच है इस तरफ भी और यहाँ भी मतलब स्ट्रेट एक कार्बन अटैच है तो चारों तरफ से इस कार्बन को अटैच किया हुआ है, तो इसको हम कहते हैं हमारे पास सेकेंडरी और टर्शियरी ब्यूटाइल है। लेकिन जब हमने इसकी करनी है अगर कॉमन नेमिंग आप कहें तो आप कह सकते हैं 4 डैश टर्शियरी ब्यूटाइल और चूंकि 9 कार्बन है नोनेन, लेकिन मैंने करनी आयोपेक नेमिंग तो आयोपेक नेमिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा 4 उस कार्बन का नंबर जिस मेन चेन में कार्बन पे ये ब्रांच अटैच है, फिर उसके बाद हाइफन फिर ब्रैकेट बंद। अब इसकी फर्दर नंबरिंग कीजिए जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 और सपोज मैं ये 2 कर देता हूँ तो आपके पास 2 कार्बन की चेन बन गई, यानी ब्रांच में भी 2 कार्बन की चेन बन गई और 1 पोजीशन पे आपके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच हैं। तो अब आप करेंगे 4 डैश ब्रैकेट फिर उसके बाद 1 कॉमा फिर 1 एक बार इसलिए लिखा इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए और फिर 1 इसलिए लिखा इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए, फिर आप डैश कर दीजिए यानी हाइफन जिसे हम कहते हैं। फिर आपके पास 2 मिथाइल है यहाँ तो आप लफ्ज यूज करेंगे डाई मिथाइल, ये हो गया। अब आप मेन चेन में इसमें कंसीडर कर लीजिए जो आपकी मेन चेन थी वो कितने कार्बन बनी है 1 और ये 2, तो आप लिखेंगे इथाइल, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए नहीं लिख पा रहा, आप लिखेंगे इथाइल तो मिथाइल और इथाइल में कोई गैप नहीं होगा, ब्रैकेट बंद कर दीजिए क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग हो गई है। 4 पोजीशन पे था यानी 4 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन की 4 कार्बन पे आपके पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था। 1 हमने नंबरिंग की कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की 1 2 दो ही कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बन सकते थे, 1 2 यहाँ भी बन सकते थे लेकिन स्ट्रेट कीजिए ताकि आपको आसानी हो। 1 2 कर दिया फिर उसके बाद आपके पास 1 पोजीशन पे 2 सब्स्टिट्यूएंट अटैच थे तो 4 डैश ब्रैकेट 1 कॉमा 1 नंबर्स के बीच में कॉमा फिर डैश क्योंकि नंबर और अल्फाबेट्स के बीच में हाइफन, फिर डाई इसलिए यूज किया क्योंकि 2 मिथाइल हैं मिथाइल, फिर इथाइल इसलिए यूज किया क्योंकि आपका जो सब्स्टिट्यूएंट की जो मेन चेन थी यानी सब्स्टिट्यूएंट की जो चेन थी याद रखिएगा सब्स्टिट्यूएंट की जो चेन थी वो कितने कार्बन की बनी हुई थी 2 कार्बन तो इथाइल। अब आप मेन चेन पे आ जाइए तो वो कितने का बना हुआ है 9 कार्बन का तो आप कहेंगे नॉन और सिंगल बॉन्डेड है सारे तो आप कहेंगे एन, तो ये आपके इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हुआ। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ, नहीं कर पाएंगे तो बता दीजिएगा मैं कमेंट्स में या नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर कर दूंगा। अब मैं चूंकि जो हेलोजन्स होते हैं मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था यानी जिसमें मैंने आपको लॉन्गेस्ट चेन सिखाया था कि कैसे सेलेक्ट करते हैं, उसमें मैंने कहा था हेलोजन्स को एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है जब अल्केन हो कोई और चेन ना हो, यानी या चाहे अल्केन हो या कोई भी हो अल्कीन अल्काइन या किसी फंक्शनल ग्रुप के साथ हेलोजन्स को क्या कंसीडर किया जाता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है, लेकिन किसमें आयोपेक नेमिंग में, यानी आयोपेक नेमिंग हेलोजन्स को कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता। तो जब हेलोजन्स को फंक्शनल ग्रुप नहीं मानता तो अल्केन के केस में हेलोजन्स भी आ सकते हैं, तो आप हेलोजन्स की नंबरिंग कैसे करेंगे ये भी आपको आना चाहिए। तो अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 आपके पास हैं तो 5 कार्बन, आपके पास सेकंड कार्बन पे यहाँ 1 2 सेकंड कार्बन पे फ्लोरीन अटैच है और 1 2 3 थर्ड कार्बन पे आपके पास क्या अटैच है क्लोरीन अटैच है। तो आप इनकी नंबरिंग कैसे करेंगे, तो जो इनमें से सब्स्टिट्यूएंट इनमें भी कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन में कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है जब तक टाई नहीं करते। अगर टाई कर जाते हैं फिर प्रेफरेंस ऑर्डर है, वो क्या है वो मैं फिर नेक्स्ट वाली एग्जांपल में बताऊंगा।
लेकिन अभी ट्राई नहीं किया, फ्लोरीन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और क्लोरीन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है। तो अगर फ्लोरीन सेकंड पे है, क्लोरीन थर्ड पे है, तो आपने नंबरिंग वहां से करनी है जहां से ब्रांच पहले अटैच है। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो आपकी नंबरिंग हो गई। अब आप नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग हमेशा क्या होती है, क्या होती है बताएं? अल्फाबेटिक होती है। तो हमारे पास क्या होता है कि 1 2 3 4 5, अब नेमिंग करनी है हमने, तो अल्फाबेटिक में हमारे पास सी पहले आता है एफ से। तो इसका मतलब हम कहेंगे कि हमारे पास 3 क्लोरो, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे? सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि आपको नजर भी आ रहा हो, ऐसा ना हो बोर्ड नजर ही ना आ रहा हो। तो आपकी नंबरिंग होगी 3 हाइफन, क्योंकि नंबर और अल्फाबेट्स के बीच में हाइफन लगाया जाता है, क्लोरो। फिर उसके बाद आपके पास चाहे क्लोरीन पहले आया ही ना हो, यानी नंबरिंग करते हुए आया हो या ना आया हो, लेकिन नेमिंग में आपने हमेशा अल्फाबेटिक ही ढूंढना है। तो 3 क्लोरो डैश यानी हाइफन, फिर उसके बाद 2 डैश फ्लोरो, और फिर उसके बाद हमारे पास है 5 कार्बन का। तो आप इसी के साथ लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं है तो इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ पेंटेन। तो ये आपके पास क्या हुआ, 5 कार्बन का पेंट, 5 कार्बन का, और सारे सिंगल बॉन्डेड थे तो एन। तो ये आपकी नेमिंग हुई इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की, जब टाई नहीं कर रहे थे हैलोजेंस। लेकिन अगर आप इस एग्जांपल में देखें तो 1 2 पे फ्लोरीन आ रहा है और इसी तरह 2 पे क्लोरीन आ रहा है। तो अब आप यानी जब लोएस्ट लोकेट रूल फ्लॉप हो जाता है यहाँ, तो लोएस्ट लोकेट रूल को हमने फॉलो किया कि जहां से लोएस्ट हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको कंसिडर करें। लेकिन जब लोएस्ट लोकेट रूल या सम रूल भी फेल हो जाता है, आप सम इस पे अप्लाई करें, तो अगर आप यहाँ से करें तो 2 + 4 बन रहा है, और यहाँ से भी करें तो 2 + 4 बन रहा है, तो 6 ही आंसर आ रहा है। लोएस्ट लोकेट रूल भी, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी, सारा कुछ फेल कर गया है। तो इसका मतलब अब आपने क्या करना है, जो लास्ट पैटर्न होता है वो होता है अल्फाबेटिक ऑर्डर। तो आपने अब जो नंबरिंग करनी है वो आपने अल्फाबेटिक करनी है। तो 1 2 3 और ये 4 और ये 5, क्योंकि सी पहले आता है एफ से। नंबरिंग में तब आप अल्फाबेटिक फॉलो करेंगे जब सब कुछ ट्राई कर जाए, लोएस्ट लोकेट रूल ना अप्लाई हो रहा हो, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना अप्लाई हो रहा हो, सम रूल अप्लाई ना हो रहा हो, तो लास्ट में आप नंबरिंग को किस पैटर्न पे फिर फॉलो करेंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे फॉलो करेंगे। तो नेमिंग तो होती है हमेशा, नंबरिंग कभी कभी अल्फाबेटिक होती है और नेमिंग हमेशा अल्फाबेटिक होती है। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे आप, 2 डैश क्लोरो, क्योंकि 2 पोजीशन पे क्लोरीन है तो 2 डैश क्लोरो, फिर उसके बाद 4 पोजीशन पे फ्लोरीन है तो 4 डैश फ्लोरो, और उसके बाद हम करेंगे कितने कार्बन है, 5, तो पेंट। आपने ये पेंट इसके साथ ही लिखना है, लेकिन चूंकि जगह मुझे लगता है कि नजर ना आ रही हो तो उससे प्रॉब्लम कर जाएगा, इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ फ्लोरो के साथ ही, क्योंकि दोनों अल्फाबेट्स ही हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 कार्बन है और एन यूज करेंगे क्योंकि सारे सिंगल बॉन्डेड हैं। यहाँ अब थोड़ा बहुत शायद आपको कॉम्प्लेक्स लगे कि इसमें कैसे जब ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, तो 1 2 और इसी तरह 1 2 पोजीशन पे, तो दोनों सब्स्टिट्यूएंट आपके पास क्या है, ट्राई करके हैं, यानी वहाँ यहाँ से 1 2 पोजीशन पे ब्रोमीन है और यहाँ 1 2 पोजीशन पे क्या है, क्लोरीन है। तो आप सोच रहे होंगे कि दोनों ट्राई कर गए तो फिर तो हमें क्या करना चाहिए, अल्फाबेटिक ऑर्डर पे आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आपने सारे सब्स्टिट्यूएंट्स को पहले देखना है। अगर आप देखें कि अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5, तो आप देखें इस पे अगर आप लोएस्ट लोकेट रूल अप्लाई करें तो 2 पोजीशन पे आपके पास और 3rd पोजीशन पे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसकी नंबरिंग होगी 2 3 आपके पास 5 पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है, नेक्स्ट क्लोरीन यानी सेकंड क्लोरीन। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2, ये आपके पास 3, ये आपके पास 4 कार्बन, ये 5 कार्बन और ये आपके पास 6 कार्बन। तो आपके पास यहाँ से बन रहा है 2 पे 4 पे क्लोरीन और 5 पे, तो अगर आप यहाँ से नंबरिंग करें 2 4 और 5 पे ब्रोमीन, तो अब आप देखें 2 और 2 तो ट्राई कर गए, लेकिन 3 और 4 में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हमें बता रहा है कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस के मुताबिक यहाँ से अगर आप नंबरिंग करें, क्योंकि 3 पहले आता है 4 से, तो ये वाली नंबरिंग सही होगी। ना कि आपने सिर्फ पहला वाला ट्राई करके देख लिया और आपने कहा नहीं ट्राई हो गए क्लोरीन और ब्रोमीन, तो अगर ये ट्राई हो गया और आप सोच रहे हैं कि अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है, तो ऐसे जल्दी अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो नहीं करना। पहले आपने सब सब्स्टिट्यूएंट को ट्राई, यहाँ तो थे ही सिर्फ 2 सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो गए हैं, तो यहाँ आप रूल फॉलो करेंगे सम रूल या अल्फाबेटिक रूल। आप सम रूल देखेंगे तो 3 5 8 और ये 2 10, तो यहाँ 10 बनता है, 4 5 9 और 2 11, यहाँ आपके पास 11 बनता है। तो सम रूल के मुताबिक भी ये कहता है कि आपने नंबरिंग राइट से करनी है, और लोएस्ट लोकेट रूल भी ये कहता है कि आपके पास जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, पहले 2 को ट्राई करके
नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पहले आ रहा है, तो आपके पास राइट की तरफ से आ रहा है। और फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस भी ये कह रहा है कि 2 2 तो ट्राई करके नेक्स्ट पे देखें तो 3 जो पोजीशन है वो पहले आती है बनिस्बत क्या किससे, 4 से। तो इसका मतलब आपने यहाँ से नंबरिंग करनी है और नेमिंग वही अल्फाबेटिक ऑर्डर फॉलो किया जाएगा। तो कैसे करें इसकी, तो ये वाला जो ऑर्डर था ये क्या है, गलत है, ऊपर वाला ऑर्डर सही था। तो अब आपकी नंबरिंग हमेशा यानी नेमिंग हमेशा क्या होगी, अल्फाबेटिक होगी। आपने ये लिख लिया होगा, मैं यहाँ इसकी नंबरिंग नेमिंग करता हूँ। 2 पोजीशन पे आपके पास ब्रोमीन है तो हम कहेंगे 2 ब्रोमो, 2 डैश ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है सी से, तो 2 हाइफन ब्रोमो। फिर उसके बाद 3 और 5 पोजीशन पे क्लोरीन है तो आप कहेंगे सॉरी यहाँ कॉमा नहीं लगेगा, हाइफन लगेगा 3 5, फिर डाई हाइफन लगेगा क्योंकि नंबर और अल्फाबेट्स के बीच में हमेशा हाइफन, 3 5 डाई क्लोरो। फिर उसके बाद आपके पास है कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, यहाँ एक नंबर नहीं दिया हुआ, 6 कार्बन, तो आप करेंगे हेक्स। और उसके बाद आपके पास होगा सिंगल बॉन्डेड है तो आप कहेंगे हेक्सेन। तो ये आपके पास क्या हुआ, 2 डैश ब्रोमो डैश 3 5 डाइक्लोरो हेक्सेन, ये आपका नाम हुआ। इस तरह आप लास्ट वाले पे ट्राई कर लीजिएगा, यानी आपका नाम नहीं हुआ, कार्बन कंपाउंड का नाम हुआ। अब आप क्या कर लीजिएगा, लास्ट वाले के अप्लाई कर लीजिएगा। मैं एक और एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर सपोज आपके पास हेलोजेंस भी आते हैं और आपके पास अल्काइल ग्रुप्स भी सब्स्टिट्यूएंट आते हैं, तो उस एग्जांपल में आप क्या करेंगे, सपोज मेरे पास एग्जांपल है ये, और क्लोरीन अटैच है यहाँ और इथाइल अटैच है यहाँ। सपोज मैं इसको एच लिख देता हूँ, एच भी कभी कभी लिख दिया जाता है ETH, तो कैपिटल में लिखा जाता है ETH, तो सब्स्टिट्यूट इथाइल है। और ये भी मैं सपोज चेन बढ़ा देता हूँ, वरना फिर अगर इथाइल होगा तो फिर इसको लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे। तो यहाँ से भी आपके पास 2 कार्बन बनते हैं, यहाँ से नीचे से भी 2 कार्बन बनते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन है आपके पास, और आपके पास 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरीन आ रहा है। सपोज मैं यहाँ करता हूँ, पहले आपको सिंपल की तरफ लेके जाता हूँ। सपोज यहाँ एक कार्बन अटैच है, मिथाइल है यहाँ, और आपके पास यहाँ क्लोरीन अटैच है, तो आप नंबरिंग कहाँ से करेंगे, हेलोजन से। ऐसा ही है, तो ऐसा मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि हेलोजन को प्रेफरेंस दी जा रही है तो ये वजह नहीं है, बल्कि वजह ये है कि आपके पास सब्स्टिट्यूएंट जहां से पहले आएगा वहां से आपने क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। ना अल्काइल और हेलोजन में किसी को प्रेफरेंस नहीं है, बल्कि इन दोनों को एज सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर किया जाता है, और जो इन दोनों में पहले आ जाता है वहां से नंबरिंग की जाती है। तो यहाँ से कार्बन तो है, लेकिन इस कार्बन को क्या कहते हैं, मिथाइल, और यहाँ आपके पास क्लोरो है, तो दोनों क्या कर गए, टाई कर गए। तो आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते थे, लेकिन आपने अल्फाबेटिक ऑर्डर ऑफ फॉलो करना है, क्योंकि मिथाइल M आता है और क्लोरो में C आता है, इसका मतलब नंबरिंग कहाँ से की जाएगी, यहाँ से। तो आपके पास 2 क्लोरो, और अगर ये 6 4 5 और 6, तो 2 क्लोरो 6 मिथाइल, और जितने आपके पास 7 कार्बन है, तो इसका नाम होगा हेप्टेन। लेकिन अगर कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है, आपने ये नाम सुन लिया और आप खुद लिख लीजिएगा। मुझे टाइम ज़्यादा नहीं लगाना इसलिए, क्योंकि ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा टाइम लग चुका है, और नेक्स्ट एग्जांपल में सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, ताकि आपको अल्काइल ग्रुप्स में और हेलोजेंस में भी डिफरेंस आसानी से समझ आ सके। अगर सपोज क्लोरीन यहाँ अटैच है और मिथाइल ग्रुप अब यहाँ अटैच है सेकंड पोजीशन पे, यानी यहाँ कार्बन अटैच है, तो आप ये नहीं देखेंगे कि C पहले आता है अल्फाबेट में, तो इसीलिए यहाँ से नंबरिंग की जाएगी कि इसके नंबर बन रहा है 1 2 3 यहाँ से। और अगर आप यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 पे आपके पास मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तो आपने नंबरिंग वहीं से करनी है 2 3 4 5, और ये आपके पास 6 पोजीशन पे क्या आएगा, क्लोरीन आएगा, ये 7 और ये 8। तो आप लिखेंगे 2 डैश नंबरिंग, तो आपने वहां से करनी है, लेकिन नेमिंग आप कहाँ से करेंगे, जहां से हमारे पास क्लोरीन आता है। तो आप लिखेंगे 6 डैश क्लोरो, फिर उसके बाद आपके पास आएगा 2 डैश मिथाइल, और M कैपिटल नहीं, M क्या होगा, स्मॉल, 2 डैश मिथाइल। फिर उसके बाद आपके पास आता है कितने कार्बन है, 8 कार्बन है, तो आप कहेंगे ऑक्टेन। तो ये आपको पता हो। इसी तरह इथाइल के केस में भी यही होगा, प्रोपाइल के केस में भी यही होगा, और किसी भी हेलोजन के केस में यही होगा। अगर वो टाई कर जाता है अल्काइल ग्रुप के साथ तो फिर हम अल्फाबेटिकली देखेंगे, अगर वो टाई नहीं करता तो जो अगर अल्काइल पहले आता है नंबरिंग में तो अल्काइल की तरफ से नंबरिंग की जाएगी, और अगर हेलोजेंस नंबरिंग में पहले आते हैं तो फिर हेलोजन से नंबरिंग की जाएगी। तो हेलोजेंस और अल्काइल में कोई प्रेफरेंस ऑर्डर नहीं है,
हाँ, जब टाई कर जाता है और टाई के केस में फिर हम क्या करते हैं, किसकी तरफ जाते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर की तरफ जाते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। आज ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा अल्कीन और अल्काइन के नॉमेनक्लेचर की, और साथ में भी साइक्लो अल्केन्स का भी रह गया है थोड़ा बहुत। मैं साइक्लो अल्केन को अल्कीन के साथ ही इन्वॉल्व करूंगा, क्योंकि साइक्लो अल्केन का जो जनरल फॉर्मूला है वही जनरल फॉर्मूला किसका है, अल्कीन का है। तो हम ये कह सकते हैं कि साइक्लो अल्केन जो हैं वो आइसोमर्स हैं किसके, अल्कीन के। तो इसीलिए है तो वो अल्केन, लेकिन जनरल फॉर्मूला किन के साथ मैच करता है, अल्कीन के साथ। तो मैं साइक्लो अल्केन्स को अल्कीन के साथ ही नॉमेनक्लेचर में पढ़ाऊंगा। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दूसरों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।